अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास ओपन योर फिजिक्स बुक्स पेज नंबर 93। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमने कंप्लीट कर ली थी। फर्स्ट कंडीशन पढ़ी, देन हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डेट इज़ सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आ रही होती हैं अपनी डेली लाइफ में, उसको इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अप्लाई करके हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये सारा आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। पेज नंबर 93। The following step will help to solve problem by applying conditions of equilibrium. Number 1, first of all, select the object to which equations 4.8 and 4.9 are to be applied. Each object should be treated separately. Draw a diagram to show the object and forcing acting on them. Only the force acting on the object should be included. The force which the object exert on the environment should not be included. Number 3, choose a set of x, y axis such that as many factors as possible lie directly along x axis or y axis. It will minimize the number of forces to be resolved into components. Number 4, resolve all forces which are not parallel to either of the axes in their rectangular component. Number 5, apply equations 4.8 and 4.9 summation fx0 summation fy is equals to 0 to get two equation. Number 6, if needed, apply equation 4.10 by putting summation torque is equals to 0 to get another equation. Number 7, the equations can be solved simultaneously to find out desired unknown quantities. सिंपल आपको बताया हुआ है कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आपकी जैसे कि अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे डिफरेंट, तो आपने उस पर कंडीशंस जो हैं वो कैसे अप्लाई करनी है। सबसे पहले तो बेटे आपने क्या करना है, आपने डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करनी है और आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। और दो अगर आपके ऑब्जेक्ट हैं तो आपने दोनों ऑब्जेक्ट को सेपरेटली जो है वो अप्लाई करना है। जैसे कि आपकी बुक में यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए। उसके बाद मैंने क्या कहा था, आपने एक डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम में आपने सिर्फ वही फोर्स शो करनी है जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है। आपने वो फोर्स इस पर नहीं शो करनी जो कि इन्वायरमेंट की वजह से उसके ऊपर अप्लाई हो रही हो। उसके बाद क्या करेंगे, आप एक्स और वाई एक्सिस जो है वो चूज़ करेंगे, ठीक है, और इनके जो कंपोनेंट्स हैं, कौन से कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जो हैं उनमें आप लोग उस पर अप्लाई करोगे। फिर आप इनको रिजॉल्व करोगे बाय अप्लाइंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने रेक्टेंगुलर सारे कंपोनेंट पढ़े थे ना, एफ साइन थीटा एन एफ एक्स वाले और एफ वाई वाले, उनमें आपने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर आपने सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट आपकी कंडीशन थी वो क्या थी, समेशन एफ वाई ज़ीरो और समेशन एफ एक्स ज़ीरो, वो दोनों अप्लाई करनी है। और इन द एंड जो सेकंड कंडीशन है वो क्या थी, तमाम के जितना भी टॉक था उसका सम जो है वो ज़ीरो होना चाहिए था। वो वाली इक्वेशन आप पुट करोगे और इस तरह आप लोग अपना कोई भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करोगे। ये सारे प्रॉब्लम्स बेटे मैं आपको डिटेल से जो है सारे करवाऊंगी और एक्सरसाइज जो है वो हम एंड पे करेंगे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये मैं आपको ओरली करवा देती हूँ। A picture is suspended by mean of two vertical string as shown in figure 4.21. The weight of the picture is 5N and it is acting in the center of gravity. Find the tension T1 and T2 in two string. ये आपके पास एक डायग्राम है। This is a picture. ये एक पिक्चर है जो कि एक वॉल के ऊपर हैंग है और दो स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है, ठीक है। जो पिक्चर का वेट है बेटे वो डाउनवर्ड है, ठीक है। क्या वेट है, W जो है आपको वो क्या दिया हुआ है, 5 न्यूटन दी है। आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, मैंने आपको क्या कहा है, ये दो स्ट्रिंग के साथ अटैच है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर दो तरह की टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, एक T1 एक T2। ये T1 और T2 जो है ये आपने फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गया। आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ प्रेजेंट है, आपको उन्होंने दिया हुआ है वेट कितना दिया हुआ है आपको, 5 न्यूटन ऑफ वेट जो है वो डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो पिक्चर जो है वो उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो W जो है वो आपका क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू mg। W आपको कितना दिया हुआ है, 5 न्यूटन। अपवर्ड फोर्स T1 प्लस T2, डाउनवर्ड फोर्स W, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है, T1 एंड T2, समेशन एफ एक्स ज़ीरो होनी चाहिए, समेशन एफ वाई ज़ीरो होनी चाहिए। और अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे और W में से माइनस करेंगे, ये हमारी इक्वेशंस हैं जो हम पहले पढ़ के आए हैं, वही आपने पुट की हैं इक्वेशंस। तो आपका क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे,
आपको पता है कि जितना भी टोटल टॉक है, कोई भी बॉडी जो है वो तब सेकंड आपकी कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंफर्म करेगी जबकि टोटल टॉक जो है वो ज़ीरो होगा। W मल्टीप्लाई बाय ओ बी माइनस T1 मल्टीप्लाई बाय ए बी, वो भी आपकी ज़ीरो होगी। W आपको दिया हुआ है। यहाँ पे हमने डायग्राम में खुद से इमेजिन किया कि इसका जो सेंटर है डैट इज़ ज़ीरो, और सेंटर से लेकर ये पूरा पॉइंट जो है ना, पूरी डायग्राम की ये जो पिक्चर थी इसकी लेंथ हमने क्या कर ली, एक पॉइंट ए था, एक बी कर लिया, जो सेंटर है हमने ओ कर लिया। ओ से लेकर ए तक डिस्टेंस कितना हमने बनाया, 20 सेंटीमीटर, और यहाँ तक डिस्टेंस भी कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर। तो ये वही ओ ए और ओ बी की बार बार बात हो रही है। बी टू ए डिस्टेंस कितना आपका आ गया, इतना। ए टू बी कितना है, ये वाला हमारे पास आ गया। हमने अब वही जो इक्वेशन आप पहले लिखे आए थे T1 की हमने क्या बनाई, T1 इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय बी ओ डिवाइडेड बाई ए बी। तो वो जो आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 2.5 आ जाएगा, और 2.5 को अब आपने जो आपकी इक्वेशन पहले आई थी ना, ये वाली इक्वेशन T1 प्लस T2 माइनस W, इसमें पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, T2 की। अब आपके पास T2 की वैल्यू भी आ गई और T1 की भी आ गई। क्लियर हो गया। आज जो टॉपिक हमने बेटे स्टार्ट करना है, डेट इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कंडीशंस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेट। टॉपिक है आपका 4.10 पेज नंबर 94। एन ऑब्जेक्ट इज बैलेंस व्हेन इट सेंटर ऑफ मास एंड इट्स पॉइंट ऑफ सपोर्ट लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। द फोर्स ऑन ईच साइड आर बैलेंस एंड द ऑब्जेक्ट इज said to be in equilibrium. There are three states of equilibrium in connection with the stability of the balanced bodies. कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट उस टाइम बैलेंस में होता है, उस टाइम बैलेंस होता है जबकि उसका सेंटर ऑफ मास और जिस जगह से वो मैंने होल्ड किया हो वो एक ही वर्टिकल लाइन में आएंगे, तो क्या होगी, वो बॉडी आपकी बैलेंस्ड होगी। कॉमन एग्जांपल, आप कोई भी चीज़, कोई भी आप पिक्चर है, जैसे कि आप उसको वॉल से हैंग कर लो और सेंटर से हैंग करो, और उसका सेंटर और उसका मैस अगर एक ही वर्टिकल लाइन पे आ रहे होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी पिक्चर जो है वो बैलेंस होगी। अगर आप पिक्चर को थोड़ा सा अगर आप टेढ़ा कर देते हो, यानी कि उसकी जो सपोर्ट लाइन है और जो उसका सेंटर ऑफ मास है, अगर वो एक लाइन में नहीं ना आएगा वर्टिकल लाइन में, तो आपकी पिक्चर जो है वो बैलेंस नहीं होगी, बल्कि वो आपको अनबैलेंस फील होगी। ये बैलेंस चीज़ तब होती है जब आपका सपोर्ट लाइन और जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो एक ही वर्टिकल लाइन पे अप्लाई हो रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये बैलेंस्ड है। इक्विलिब्रियम को हमने 3 स्टेट्स में, जो 3 इसके स्टेट्स हैं बेटे, उनमें डिवाइड किया है। 1 बाय 1 हम इन सबको पढ़ेंगे। 3 स्टेट हैं, एक स्टेबल है, एक अनस्टेबल और एक कौन सा है, न्यूट्रल है। पहले हम पढ़ते हैं स्टेबल। व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम? अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. Stable equilibrium occur when the torque arising from the rotation tilt of the object compel the body back towards its equilibrium position. The cone shaped is in the state of stable equilibrium. Its weight W acting downward at the center of gravity G and the reaction of the floor Fn acting upward lie on the same vertical line. Since these forces are equal and in opposite directions, so they balance each other and both the conditions of equilibrium are satisfied. As you try to push over the cone slightly, center of gravity is raised, but it still remain above the base of the cone. The weight W and the normal force do not remain the same line but act like two unlike parallel forces. The cone does not remain in equilibrium. Unlike forces produce a clockwise torque which bring the cone back to its original position. It is worth noting that the body remain in equilibrium as long its center of mass lies within the base. हमने पहला स्टेट पढ़ा इक्विलिब्रियम का, जिसको मैंने अभी रीड आउट किया, विच इज़ नॉन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम बेटे क्या होती है, कोई भी बॉडी अगर देखो वो किसी भी पोजीशन पे हैंगे और उसकी पोजीशन को मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं, लेकिन उसके अंदर एबिलिटी हो कि वो वापस अपनी पोजीशन पे आ सके, बैलेंस पोजीशन पे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम. आपके घर में अक्सर बेटे कोई ना कोई पिक्चर या कोई वॉल हैंगर हैंग होगा. अगर आप उसको लाइट से अपनी फिंगर से ऐसे मतलब थोड़ा सा भी टच करोगे, उसको हिला दोगे और उसके अंदर ये एबिलिटी हुई ना कि वो वापस अपनी लाइन पे आ जाएगी, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, तो हम क्या कहेंगे उसको कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है. आपकी बुक में यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है आपको एक कोन शेप की. ये कोन शेप है, नंबर ए की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है. इस पे 2 फोर्स एक्ट हो रही हैं, एक है Fn और एक है W. Fn जो है ये इसकी अपवर्ड फोर्स है और Fn जो है, W जो है ये इसकी डाउनवर्ड है. Fn और W जो है ये दोनों बेटे इक्वल हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है.
इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस जो हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे को बैलेंस करती हैं और ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे रहता है। दूसरी फिगर पे अगर आप आओ, इसका मतलब ये है कि इस कोन को थोड़ा सा इसकी पोजीशन से हिला दिया गया। जब इसकी पोजीशन चेंज होगी तो इसका जो दो फोर्सेस थी, एक Fn और एक W बेटे, ये दोनों चेंज होगी और इनकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। ठीक है, इनकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, ये अनलाइक फोर्सेस होगी अब, और इनकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। ठीक है, इनके अंदर क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो गया, लेकिन इस कोन के अंदर एबिलिटी है कि थोड़ी ही देर बाद ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये क्या है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर हो गया आपको इस चीज़ का। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी चीज़ जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो है बिल्कुल उसके ऑपोजिट आ जाओ, जो आपने अभी स्टेबल पढ़ा ना बेटे, बिल्कुल उसका ऑपोजिट आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनस्टेबल। ट्राई टू बैलेंस द कोन ऑन इट्स टिप, इट इज बैलेंस फॉर ए मोमेंट बट W and F are along the same line. Even it is slightly tilted, it will not come back to its original position by itself. Rather, it will fall down because its center of mass no longer remain above the base. It topples over because the line of action of W no longer lies inside the base O. In this case, center of gravity is lowered on tilting and continues to fall further. It cannot rise up again because the anti-clockwise torque produced by W move it further downward. A body is said to be in state of unstable equilibrium if after a slight tilt it tends to move on further away from its position. मैंने क्या रीडिंग की, क्या स्टेटमेंट आपको बताई कि अगर कोई भी पोजीशन है उसको मैं लाइट सा डिस्टर्ब करती हूँ और उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ सके, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। पहले हमने एग्जांपल पढ़ी थी ना, जैसे मैंने आपको वैसे आम रूटीन में एग्जांपल दी थी, को वही पिक्चर आप लोग ले लो जो आपकी वॉल पे हैंग है, आप उसको डिस्टर्ब ज़्यादा कर दो। ठीक है, वो ज़्यादा डिस्टर्ब होगी और वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आई, तो फिर हम उसको क्या कह देंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कह देंगे। क्या कह देंगे, अनस्टेबल। वही आपकी बुक में जो आपने पहले डायग्राम पढ़ी है, आप उसी कोन शेप को आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। जब रिवर्स किया तो इसका जो पॉइंटेड एंड था बेटे वो सरफेस की तरफ था, लेकिन यहाँ पे आपकी दो फोर्सेस हैं, देखो एक Fn है और एक कौन सी है, W है। Fn की डायरेक्शन अपवर्ड है और W की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इक्वल हैं और इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं और ये चीज़ आपकी क्या है, ये स्टेबल हो रही है। लेकिन जब आप इसको ज़रा सा डिस्टर्ब कर दोगे तो ये कभी भी अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगी, बल्कि क्या होगी, ये कहीं और जाके, दूर जाके क्या हो जाएगी, ये डाउनवर्ड मूव कर जाएगी, गिर जाएगी। इस केस में क्या हुआ कि आपकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, एक लाइन ऑफ एक्शन था ना जो इसका स्ट्रेट था, ये था इसका लाइन ऑफ एक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, जब ये डाउनवर्ड मूव होगी तो इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या, वो डिस्टर्ब हो गया और वो एक लाइन पे नहीं रहा, यानी कि इसकी जो बेस थी, जो ओ पॉइंट था, वो क्या हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया। ये दोबारा खड़ा अपनी पोजीशन पे नहीं, डज नॉट राइज अगेन। ठीक है, और यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस हो गया वो कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इस तरह की बेटे इक्विलिब्रियम को जो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ सकता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनस्टेबल कहते हैं। जिसको आप स्लाइटली टिल्ट करो और वो दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस ना आए, बल्कि आगे जाके गिरे, थोड़ा सा और आगे मूव कर जाए, तो उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। थर्ड और नेक्स्ट आपका आता है न्यूट्रल। Neutral equilibrium, a cylinder resting on a horizontal surface show the neutral equilibrium. If the cylinder is rotated slightly, there is no force or no torque that bring it back to its original position or move it away. As the cylinder rotates, the height of the center of mass remain unchanged. In any position of the cylinder, its weights and reaction of the ground line in the same vertical plane. A body is in neutral equilibrium if it comes to rest or in its new position after disturbance without any change in its center of mass. Other example of neutral equilibrium are a ball rolling on a horizontal surface or a cone resting on its curved surface. नेक्स्ट इक्विलिब्रियम हमने उसका स्टेट पढ़ा है, डैट इज न्यूट्रल। व्हाट इज न्यूट्रल क्या है बेटे, कोई भी बॉडी जो कि जब उसकी पोजीशन को
डिस्टर्ब किया जाए तो थोड़ी देर बाद वो वापस रेस्ट पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। और जैसी पोजीशन पे वो पहले थी सेम की सेम उसकी वही पोजीशन हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कह लेंगे, स्टेबल कह लेंगे, क्या सॉरी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इफ इट कम टू रेस्ट इन इट्स न्यू पोजीशन आफ्टर डिस्टर्बेंस विदाउट एनी चेंज, यानी कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज ही नहीं होगा, ठीक है, और वो थोड़ी देर बाद रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है, सिलेंडर है। जैसे कि आपके पास ये एक सिलेंडर है सपोज पड़ा हुआ है, मैंने अगर ये यहाँ पे था और ये रेस्ट पोजीशन पे था सपोज, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, ये आगे चला गया, ठीक है, आगे चला गया, ये आगे जा रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन वही है। इसका जो क्या है बेटे, ये थोड़ी देर बाद मूव करने के बाद दोबारा जो है ये रेस्ट पे चला जाता है, लेकिन क्या होता है कि ये देखें आप, ये मैंने क्या, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या रहता है, वो सेम रहता है। क्या मैंने बताया, सेंटर ऑफ मास, देखो इसको जब मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ आगे चला जाएगा, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसी इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल सिलेंडर है। अगर आप सिलेंडर को स्लाइटली रोटेट का मतलब होता है, जिस तरह मैंने अभी आपको एक मूवमेंट दिखाई है उसको रोटेट मूवमेंट कहते हैं। रोटेट मूवमेंट जब होती है तो उसके ऊपर ना तो कोई फोर्स अप्लाई हो रही है ना टार्क होता है, और ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है और आगे चला जाता है, फिर रेस्ट पे आता है और अपनी पोजीशन वही रखता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास इसका अनचेंज रहता है, वही रहता है, ठीक है। और इसका वेट और जो रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड है वो हमेशा एक ही प्लेन पे रहेंगे, जैसे कि डायग्राम में बताया हुआ है। ये जी है सेंटर पॉइंट, दिस इज अपवर्ड और ये दिस इज डाउनवर्ड। अपवर्ड को हम FN कहेंगे, डाउनवर्ड को हम लोग क्या कहेंगे, W कहेंगे, और ये दोनों के दोनों जो हैं ये सेम वर्टिकल लाइन ही में रहेंगे, ठीक है। इसकी और एग्जांपल जो है वो कौन सी है, बॉल रोलिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो आपके बॉल, कोई भी बॉल है जो सरफेस पे मूव कर रहा हो, रोटेट कर रहा हो, या आपकी कोई भी कोन शेप जो है, इस तरह की कोन शेप जो है जो कर्व पोजीशन पे अगर आपकी सरफेस पे पड़ी हो, तो ये दोनों जो हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स होंगी। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होगी, कोई भी बॉडी जो कि इफ़ इट कम्स टू रेस्ट इन इट्स न्यू पोजीशन, अगर उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब कर दें और वो कुछ टाइम के बाद दोबारा रेस्ट पे चली जाए और उसका सेंटर ऑफ मास जो है सेम का सेम रहे, चेंज ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या पढ़ लिया हमने, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़े, जिसमें हमने 3 स्टेट पढ़ लिए, एक हमने स्टेबल पढ़ा, एक हमने अनस्टेबल पढ़ा और एक हमने न्यूट्रल पढ़ा, और तीनों की स्टेटमेंट थी और तीनों की एग्जाम्पल्स थी। आपने इन तीनों की एग्जाम्पल्स भी करनी है और इनकी डेफिनेशन या स्टेटमेंट्स भी करनी है। जब भी पेपर में आपकी स्टेटमेंट आती है, अगर आपका क्वेश्चन 2 नंबर का है बेटे, तो अगर आप स्टेटमेंट लिखोगे सिर्फ तो 1 नंबर आएगा। विदाउट एग्जाम्पल आपके नंबर फुल नहीं आते, आपने स्टेटमेंट के साथ एग्जाम्पल जो है वो लाजमी लिखनी होती है, ठीक है बेटे। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इम्प्रूवमेंट पढ़ेंगे स्टेबिलिटी की। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ यहीं पे टॉपिक हम अपना एंड करेंगे। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ही हमने आज पढ़े थे, इनको आपने अच्छी तरह से करना है, और कोई क्वेश्चन होता है तो आपने मेरे से पूछना है। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास।